Okay guys, welcome back. कैसे हो सब लोग? फाइन. वी आर ऑन दी चैप्टर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स एंड वी आर इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल फेज. बेटा बहुत ब्यूटीफुल फेज में हम लोग ने पहले देखा व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट कैसे चेंज होता है, व्हाट इज दैट हीट, उसके बारे में पढ़ा हम लोग ने. वर्क डन के बारे में पढ़ा हम लोग ने. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में पढ़ा हम लोग ने. वी नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसके बाद उसी को प्रूव करने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा बेटा? उसी को प्रूव करने के लिए हम लोग ने इंटरनल एनर्जी पढ़ा है, फिर हम लोग ने एंथैल्पी पढ़ा है. ओके, व्हाट इज द लास्ट टॉपिक वाज व्हाट बेटा? एंथैल्पी. व्हाट इज एंथैल्पी बेटा? इट इज द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, एंथैल्पी के दो फॉर्मूलाज थे, एक हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से था और एक डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ये दो फॉर्मूलाज हम लोग ने देखा था. एंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, ये सब हम लोग ने देख लिया. अभी जो हम देखने वाले हैं ना, कोई भी प्रोसेस है बेटा, उसमें हम लोग जो एंथैल्पी चेंज देखते हैं, कोई भी प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है, आप इंटरनल एनर्जी चेंज बहुत बहुत रेयरली देखेंगे. आप क्या देखेंगे? एंथैल्पी चेंज देखेंगे. ओके, तो आप बोलोगे सर कितने प्रोसेसेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे? तो हम लोग जितने भी प्रोसेसेस है उसको हम लोग ने क्या कर दिया है, उसको हमने एक दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. दैट्स इट. आज का टॉपिक है एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. क्या टॉपिक है बेटा? एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस. थोड़े बहुत प्रोसेसेस है जिसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. एक दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें इन डेप्थ जाना है. आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज कैसे होगा, हाउ टू फाइंड दैट एंथैल्पी चेंज. ओके, और जब आप एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने मेरे एरिया में इन अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस में अगर एंथैल्पी चेंज कर रहा हूं और मेरा कोई फ्रेंड अमेरिका में बैठे है, वो अपने नॉर्मल कंडीशंस में एंथैल्पी चेंज के कोई प्रोसेसेस देख रहा है. ओके, दो रिएक्शंस कर रहे हैं हम लोग फिजिकली. क्या दोनों के फिजिकल कंडीशन सेम है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर चलो नहीं है तो आपको पता है वैल्यूज चेंज हो जाएगा. तो हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज मतलब जो भी एंथैल्पी चेंज, जो भी प्रोसेस देख रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन. प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा? प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1 मोल या 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोल पर लीटर, दैट इज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को पता रखने की है. तो आज का जो टॉपिक है इट इज एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. बेटा 3 वीडियोस बनेंगे हर एक टॉपिक के बारे में. कंसेप्ट के वीडियोस, क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस, वो कोई भी बोर्ड के क्वेश्चंस हो जो मुझे लगते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो. एंड तीसरा जो रहेगा वो टॉपिक पे जितने भी एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ सकते हैं. ओके, फॉर दिस थर्ड पॉइंट बेटा, ये जो तीसरा टाइप का जो वीडियो है वो इट इज फॉर अ नॉमिनल चार्ज, बिकॉज वो जो टीम है वो एक 6-7 लोगों का टीम है. एडिटिंग है, ओके, वीडियो शूटिंग है, साउंड है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. ओके, और प्लस उससे ज्यादा बड़ा टीम है जो क्वेश्चंस लेके आ रहा है कि वरुण सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा और ये क्वेश्चन सॉल्व करा. क्वाइट सिंपल. तो इट इज फॉर नॉमिनल फीस बेटा, इट इज फॉर 1000 रुपीज अ ईयर. ओके, फ्लैट 1000 रुपीज अ ईयर आपको 1000 रुपीज पे करना है इन द गिवन. जो भी यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने डिटेल्स दिए है उसमें आपको स्क्रीनशॉट, आपका जो आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट निकाल के जो नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करना है. वी विल स्टार्ट सेंडिंग यू दी ऑल दी मटेरियल्स, प्रैक्टिस पेपर्स है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ. ओके, बट फॉर नॉमिनल फी. सो लेट अस स्टार्ट बेटा. आज का टॉपिक इट इज व्हाट? एंथैल्पीज इन डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, एक छोटा सा चैनल है अपना मिस्टर कैटलिस्ट, एंड यहाँ पे हर एक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक क्या बोल सकते हैं नोट्स, इन डेप्थ ट्रिक्स, शॉर्टकट्स आपके लिए कवर किए जा रहे हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट टॉपिक बेटा आज का, वो है एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. क्वाइट सिंपल. चलो, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं एंथैल्पी चेंज की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? एंथैल्पी चेंज की. तो यहां से एक टॉपिक चालू होता है कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री. सेम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बेटा, एवरीथिंग विल बी सेम. सिर्फ अपने को क्या करना है, रिएक्शन के बाद हमें डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू लिखने का है. किसका वैल्यू लिखने का है बेटा?
चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू लिखने का है। यहां से क्या स्टार्ट होगा बेटा, यहां से स्टार्ट होगा बेटा थर्मोकेमिस्ट्री, सेम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, बट यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस विल दिस रिएक्शन रिएक्ट और नॉट, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली करेगा कि नहीं करेगा, बस यही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग ऑलमोस्ट एक 90% ये ऑब्जेक्टिव को टच कर चुके हैं। इसके बाद अपना हेस लॉ आएगा, हेस लॉ के बाद हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी के बाद गिब्स एनर्जी। ये आपको लेके जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, वो ये है कि अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस विल दिस रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली और नॉट। हम स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इसका भी डिफरेंशिएट देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिलहाल के हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी चेंज फॉर एनी प्रोसेसेस, जितने भी टाइप के प्रोसेसेस है हम लोग ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है बेटा, फेज ट्रांजिशन, TRANIS, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लो बेटा, ओके, या हैंडराइटिंग इश्यूज देख लो गाइस, ओके। पहला क्या है, फेज ट्रांजिशन, आइस है, आइस, ओके। आइस को हीट देंगे या वो हीट लेगा तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड होने के लिए उसको हीट चाहिए। अच्छा, सेम वाटर हीट लेगा तब जाके वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब एनर्जी तो यूज हो रहा है, राइट, या तो दिया जा रहा है या तो मिल रहा है। मिल रहा है मतलब क्या, वेपर गैस जब एनर्जी रिलीज कर देगा तो वो कंडेंस होगा, कूल होके वाटर बन जाएगा, एनर्जी इसमें हमें मिल रहा है। तो ये जो एक फेज से दूसरे फेज में जाना होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, या गैस सॉलिड से सीधा गैस, इसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होता है इसी को कहेंगे एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। एक एक प्रॉपरली पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी चीज हम लोग है ना स्किप नहीं करने वाले हैं, अनटिल एंड अनलेस हमें लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव में इतने सालों से पूछा नहीं गया है, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज्यादा ज्यादा इसमें फोकस नहीं है, ओके। सेकंड क्या है बेटा, जितने भी प्रोसेसेस है जिसमें एंथैल्पी चेंज देख रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये जो वर्ड है एंथैल्पी आपको पहली कभी सुना था, स्कूल सेक्शन में जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, पीरियोडिसिटी पढ़ा था, उसमें देयर इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल या कहीं से भी, ओके। उसमें हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो उसको तोड़ के निकालने में एनर्जी ज्यादा लगता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। अगर सबशेल में एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है तो ऐसे केस में इट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो हमें ज्यादा एंथैल्पी लगाना, एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। छोटी छोटी चीजें ना बेटा, ये सब यहाँ पे ही काम आती है। इट इज ब्रेकिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स को ब्रेक किया इनटू आयंस, तो आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ो, मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ो, इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बिकॉज मॉलिक्यूल टूटेगा तो एटम बनेगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर और एक चीज आता है, आपने अगर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, इसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, याद है, उतना स्ट्रॉन्ग उतना तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपने सुना है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ता है, ओके, बट बॉन्ड फॉर्म होने के टाइम पे एनर्जी रिलीज होता है, हमें मिलता है। ये सब चीज हम लोग ने देखा है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन तो आपको पता ही है, कोई भी सब्सटेंस को पानी में डिसोल्व किया या सॉल्वेंट में डिसोल्व किया तो सॉल्वेंट का एक कैपेसिटी होता है, जितना उसके पास ये एनर्जी है, कैपेसिटी होता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है, राइट, ओके। डाइल्यूशन, अगेन डाइल्यूशन हम लोग केमिस्ट्री में भी एकदम एक प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है कि डाइल्यूशन जो होता है, ओके, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो डाइल्यूशन के टाइम पे भी क्या होता है बेटा, जो एंथैल्पी चेंज होता है, कभी कभी एनर्जी रिलीज होता है, कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बाय द सिस्टम, ओके, नॉट बाय अस, नॉट बाय यू, नॉट बाय योर सराउंडिंग, इट इज बाय द सिस्टम, ओके। तो ये प्रोसेसेस में, ये एक मोटे मोटे हिसाब से बोल सकते हैं हम लोग, ये प्रोसेसेस है जिसके अंदर हम लोग एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं इन केमिस्ट्री। इन व्हाट बेटा, इन केमिस्ट्री, ये वो प्रोसेसेस है जिसमें एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं। हमारा जो मेन यहाँ पे बात है, इट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये वो दो होते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव में बहुत
ज्यादा फोकस में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड यही चीज आगे हेस लॉ में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मैं फोकस तो उस पर करने ही वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूंगा, छोटे छोटे बता दूंगा फेज ट्रांजिशन में क्या होता है। क्वाइट सिंपल, पहले इतना लिख लो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, पहले पॉइंट पे आ जाओ बेटा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या बेटा? फ्यूजन मतलब ऐसा बोल सकते हो मेल्टिंग। Enthalpy of what beta? Enthalpy of fusion. The enthalpy change that accompanies the, okay, ये कॉमन है, फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। 1 मोल सॉलिड है तुम्हारे पास, 1 मोल सॉलिड है, 1 मोल सॉलिड का जो फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब मेल्ट होना, 1 मोल सॉलिड जब मेल्ट होता है उसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, जो भी होता है, एंथैल्पी चेंज जो होता है फॉर मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों विदाउट चेंज? अगर तुम एंथैल्पी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, वो बॉन्ड तोड़ने के बदले, वो किसमें एनर्जी लगा रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने में एनर्जी लगा रहा है, तो अपना तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जांपल देखो बेटा, यू हैव बेटा H2O, यू हैव H2O बेटा, विच इज व्हाट? सॉलिड स्टेट में आइस है। आइस क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा, वो बन जाएगा H2O लिक्विड। एनर्जी गेन कर रहा है ना बेटा, कितना भी एनर्जी, फॉर एग्जांपल चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, इसको बोलेंगे कैसे? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? उसको लिखेंगे डेल्टा H, या ऐसा भी लिखते हैं उसको बेटा, चेंज ऑफ फ्यूजन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऐसा भी उसको लिखते हैं, उसका सिंबल होता है। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे अभी आइस ने एनर्जी गेन किया तब जाके मेल्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जो भी रहेगा, +6 किलो जूल्स बोल दिया मैंने, +6 प्लस वॉट बेटा? 6 किलो जूल। मेरे को आपको वैल्यू नहीं बताने का है, मुझे आपको ये बताने का है कि एनर्जी गेन किया ना, सिस्टम ने एनर्जी लिया तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। अब देखोगे ना क्या होता है, एंथैल्पी चेंज की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हमें एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब सिस्टम पॉजिटिव होगा, तो उसमें हमारा फायदा नहीं है। उसमें सिस्टम भी क्या स्पॉन्टेनियस थोड़ी है, वो तो हम एनर्जी देंगे 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 तब जाके रिएक्ट करेगा। अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें हमें एनर्जी मिले, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, तो हम मानते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस हो। हम क्यों बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस की बेटा? Why are we talking about what is spontaneous, what is non spontaneous? Because ये टॉपिक ही वो है, ये पूरा चैप्टर का मेन मोटो है कि कंडीशंस कौन सा है जिसमें ये रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ओके, वैसे रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, और हम लोग ने देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी प्रोसेस हो रहा है बेटा, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। ये नहीं बोला है कि वो प्रोसेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल, अपने आप आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ओके, स्पॉन्टेनियसली। बट क्या स्पॉन्टेनियसली वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होएगा, हमें कोई कंडीशन देना पड़ेगा। इनफैक्ट ये भी कोई कंडीशन पे हो रहा है बेटा, ये भी है ना बेटा, कोई ना कोई कंडीशन पे हो रहा है, राइट? यही चीज मैं आपको बोलूं, दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट -10 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट व्हाट? -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आइस वाटर में कन्वर्ट होगा? आप अंडरस्टैंड करो टॉपिक क्या है, आप सिर्फ समझो, आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो बेटा, ये टॉपिक क्या है। -10 डिग्री पे क्या आइस वाटर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो कौन से कंडीशन में होगा? फॉर एग्जाम्पल +10 डिग्री पे होगा। देखो यही है ना टॉपिक का मेन मोटो क्या है, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो ये वाले कंडीशन में +10 डिग्री पे यस, आइस इज स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू वाटर। बट यही चीज अगर माइनस होता, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस होता? नहीं होता। बस यही टॉपिक है बेटा। अब तक तो पढ़ा है ना कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, पर कभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग नॉर्मल कंडीशन क्या लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। बट कभी सोचा है कि यही चीज अगर मैं बोलूं -10 डिग्री पे लो, तो क्या होगा? क्या नहीं, मतलब बेसिकली टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है, राइट? हम लोग टेम्परेचर का भी तो एक फैक्टर ऐड कर रहे हैं। क्वाइट सिंपल। तो बात करने बोलने का क्या है? पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज that accompanies the fusion of 1 mole of solid without change in temperature and
प्रेशर। आई वांट मैं राइट साइड आ जाता हूं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो ओके, सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। 1 मोल लिक्विड है बेटा, लिक्विड कोई भी है, एक्स वाई जेड कोई भी लिक्विड है, 1 मोल होना चाहिए। ओके, बिकॉज आपको पता है व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, इट इज नॉट अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, इट्स अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। तुम 1 माइक्रोग्राम लेके 1 माइक्रो ml लेके बोलोगे सर चलो इसमें देखते हैं, गलत। इट्स अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। ओके, तो बात क्या है बेटा यहाँ पे, वी हैव 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना भी एंथैल्पी दोगे 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपराइज होने में, इसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, लिख लो चलो। थर्ड इज व्हाट बेटा, इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता है, सॉलिड इनटू डायरेक्टली इनटू वेपर या गैस। तो वी हैव द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज्यादा सिखाने के लिए है नहीं। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको आइस, हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर के एग्जांपल में लेंगे सब लोग पहले आइस। आइस लेंगे, मैं थोड़ा लेफ्ट में लिख लेता हूं बेटा यहाँ पे, आइस। आइस में जब हम हीट देंगे डेल्टा एच पॉजिटिव, सिस्टम को हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर जब हीट लेगा, वाटर जब हीट लेगा डेल्टा एच पॉजिटिव, वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वेपर बन जाएगा। देखो, आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, हमें एंथैल हीट देना पड़ेगा। ओके, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, हीट देना पड़ेगा। मतलब सिस्टम हीट लेगा, हम देंगे या वो लेंगे, एक ही बात है। ओके, जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, तो उसको अपना एनर्जी छोड़ के आगे जाना, कंडेंस होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव है। और वाटर जब सॉलिड में आइस में कन्वर्ट होगा, ये केस में भी क्या है बेटा, ये केस में भी डेल्टा एच क्या है बेटा, रिलीज होगा। क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। मतलब आप देख रहे हो, पहला केस सॉलिड से लिक्विड बनना है तो आपको एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, लिक्विड से गैस बनना है, एनर्जी वापस क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब एनर्जी सिस्टम लेगा, हमें देना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें कब मिलेगा कुछ एनर्जी, जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ये कब हो रहा है, जब गैस से लिक्विड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, गैस से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। आप बोलोगे सर ये हमें क्यों बताने की जरूरत है, ये तो हमें पता है। अभी मुझे एक बात बताओ, एक रिएक्शन है आपके सामने, H2 प्लस हाफ O2 gives you H2O, H2 प्लस हाफ O2 gives you H2O। और सेकेंड केस में H2 प्लस हाफ O2 gives you again H2O। डिफरेंट क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट यहां पे जो वाटर बन रहा है वो गैस बन रहा है, और यहां पे जो वाटर बन रहा है वो लिक्विड बन रहा है। देखो, H2 प्लस हाफ O2 आपको H2 मिल रहा है, वो गैस फॉर्म में मिल रहा है। H2 प्लस हाफ O2 आपको क्या मिल रहा है बेटा, वाटर मिल रहा है, पर लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तो दोनों केस में एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होगा, तो आपको पता है कि एनर्जी रिलीज कब होता है, जब गैस से लिक्विड बनता है तब रिलीज होता है, या लिक्विड से सॉलिड बनता है। आपको बोला जाता है राइट, कि जब आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था हाउ टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक चीज लिखना इंपॉर्टेंट है, वो है उसका फिजिकल स्टेट। बिकॉज वो जब फिजिकल स्टेट लिखते हो, जब कोई भी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है, तो एक दिमाग में ना, एज अ टीचर, जिसने साइंस आगे परस्यू किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, पीएचडी किया है, जिसको पता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम लोग क्यों फिजिकल स्टेट लिखते हैं। उसका एक मीनिंग ये भी है बेटा कि जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस होता है, तो एक ऐसा सेंस होता है कि हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, वो सिस्टम एनर्जी ले रहा है, तब जाके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है। एंड जब वो फिजिकल स्टेट्स रिएक्शन का देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि गैसियस रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लिक्विड है या सॉलिड है, तो हमें एनर्जी मिलता है। हमें एनर्जी क्या होता है बेटा, मिलता है। तो आप देखोगे ना, गैस से गैस, मतलब गैस और गैस बनाते हैं, अगर गैसियस रिएक्टेंट फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट्स, तो गैस को गैसियस स्टेट में रहने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। पर अगर गैसियस रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लिक्विड है,
तो आपको पता है कि गैसियस जब गैस रिएक्टेंट्स अगर एनर्जी रिलीज करेंगे, निकालेंगे, तो ही लिक्विड बन पाएंगे। तो ऐसे केस में नीचे वाले का डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऊपर वाले का। देखो एंथैल्पी जब हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें एक पॉइंट ये भी पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है। तो एंथैल्पी फिजिकल चेंजेस पे भी डिपेंड, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा, बिकॉज वो खुद एक फैक्टर है। अब देख रहे हो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में हमें एनर्जी देना पड़ता है। मतलब अगर कोई ऐसा अज्यूम करे, 100% सही नहीं है, बट आप अज्यूम करो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस। ओके, क्या है बेटा वो कि सॉलिड रिएक्टेंट है, वो अगर लिक्विड बनेगा, सॉलिड रिएक्टेंट लिक्विड बनेगा या लिक्विड रिएक्टेंट गैसियस बनेगा, ऐसे केस में एनर्जी देना पड़ता है। डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ओके, एंथैल्पी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। ओके, जबकि ये वाला जो केस है, अगर हमारे पास उल्टा भी रिएक्टेंट है गैस से लिक्विड बनाने का है या लिक्विड से सॉलिड बनाने का, ऐसे केस में क्या है बेटा, ऐसे केस में डेल्टा एच नेगेटिव है, एनर्जी हमें मिलेगा। सो ऑफ कोर्स एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन फिजिकल चेंजेस। कमिंग टू दी मेन टॉपिक जो मुझे आपको आज सिखाने का है, जिसपे थोड़े न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। क्या है बेटा, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या एंथैल्पी चेंज हो सकता है। ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपको बोला है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, दैट इज डेल्टा एच। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। पहली बार है मैं फॉर्मूला ब्लू से लिख रहा हूं, यूजुअली आई राइट फॉर्मूला विद रेड। ओके, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन बेटा, अगली बार आपके दिमाग में कहीं पे भी आएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। पहले एक चीज समझ जाओ, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कोई पूछे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आपके दिमाग में आना चाहिए, कभी कोई पूछे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, आपके दिमाग में आना चाहिए एनर्जी गिवन टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स एंड एनर्जी टेकन या एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हाइल फॉर्मिंग प्रोडक्ट बॉन्ड्स। क्या बोला वापस एवरीवन, वापस व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट है, ओके, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूटेगा और नया अरेंजमेंट होगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड को जो तोड़ना होता है उसके लिए एनर्जी देना पड़ता है। ओके, और प्रोडक्ट के जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तब एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होने में, प्रोडक्ट फॉर्म होने में जो एनर्जी एक्सचेंज है, एनर्जी चेंज है, मतलब एंथैल्पी है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है, बिकॉज बॉन्ड तोड़ना है तो क्या होएगा, एनर्जी देना पड़ता है। लोग करते हैं राइट, क्या है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो भी एक टाइप का बॉन्ड हुआ राइट, किसी का रिलेशनशिप चल रहा है बट अपने को कोई तो पसंद है उसमें से, तो हम कुछ भी करते हैं, हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। मतलब एनर्जी देना पड़ता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, बट तुम किसी का सेटिंग करके तो यू फील गुड राइट। ऐसा मत करना, बट स्टिल ओके, कमिंग टू द केमिस्ट्री, दिस इज द रीजन व्हाई आई कैन रिलेट। ऐसा सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, बट आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, वी कैन एक्चुअली रिलेट थर्मोडायनामिक्स विद रियल लाइफ। ओके, ये प्लीज एग्जांपल लेना मत, लिया है तो घर पे बताना मत नाउ। ओके, सो कमिंग टू दी रिएक्टेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है और प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एनर्जी ऑब्टेन होता है। तो ये जो एंथैल्पी एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्म होने में, ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। माइनस व्हाट बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है यहां तक, इसी को कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। अगर आपको चेंज इन एंथैल्पी, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको चेंज इन एंथैल्पी, अगर आपको ऐसा लगा कि प्रोडक्ट बनने के टाइम पे एनर्जी ज्यादा है या कम है और रिएक्टेंट के लिए एनर्जी ज्यादा है, मतलब देना ज्यादा पड़ रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव है। व्हाट इज एंथैल्पी, बेसिकली द हीट कंटेंट। नेगेटिव है मतलब सिस्टम हमें एनर्जी देगा,
सिस्टम हमें सराउंडिंग को एनर्जी देगा, मतलब रिलीज करेगा। तो आपको पता है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। सेकेंड, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। इसको क्या कहेंगे बेटा? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सर आपने तो बोला था कि हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक है। हीट पॉजिटिव है, अगर हीट ले दे रहे हैं हम लोग ज्यादा उसको सिस्टम को, तो वो एंडोथर्मिक है। नाउ एक क्राइटेरिया ऐसा होता है ना फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी बेटा डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। डेल्टा एच शुड बी व्हाट बेटा? नेगेटिव। अगर आप चाहते हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्यों स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? चैप्टर का मोटो आपको पता है, हमें फाइनली वो लेवल की तरफ बढ़ना है जहां पे, मतलब वो टॉपिक्स की तरफ बढ़ना है। गोल हमारा ये है कि अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, क्या कैटेगरी हम देखेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? खुद से रिएक्ट करने वाला, जिसको थोड़ा स्टार्ट दिया आगे खुद से रिएक्ट कर लेगा, जिसको थोड़ा स्टार्ट दिया आगे खुद से रिएक्ट कर देगा। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? खुद से रिएक्ट नहीं करेगा, खुद से स्टार्ट भी नहीं होगा, और अगर आप चाहते हो कि उसको आप कराओ, मतलब ये रिएक्शन हो, तो हमें कंटिन्यूस एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे ना, चाय ठंडा होके एनर्जी बाहर देगा, दिस इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस। अच्छा, वापस चाय को गर्म करना है तो कंटिन्यूस हीट एनर्जी गैस के फॉर्म में, गैस पे रखना पड़ेगा हमें, हीट एनर्जी उसको देना ही पड़ेगा, जब तक चाय गर्म नहीं होगा तब तक देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है एक बार दे दिया चाय वापस अपने आप गर्म हो जाएगा, ये थोड़ी होता है। तो बोलने का क्या मतलब है आप लोग को, फॉर स्पॉन्टेनिटी हम एक ऐसा क्राइटेरिया होता है डेल्टा एच इज नेगेटिव। फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच इज नेगेटिव। ओके, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो आइस, आइस जब पिघलता है वो तो एनर्जी लेता है, हीट लेता है तब पिघलता है, तो वो तो स्पॉन्टेनियस है। तो देयर इज वन मोर फैक्टर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अभी चालू किया है, पहला क्राइटेरिया पहले फोकस करते हैं, वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो बड़े हिसाब में बोल सकते हैं 95% 99% रिएक्शन, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, मतलब पहला जो क्राइटेरिया मिल गया, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए तो हमें कैसा कंडीशन देना है, हमें ऐसा रिएक्शन चूज करना है जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, नाउ सिर्फ सिर्फ डेल्टा एच क्या स्पॉन्टेनिटी का मेन ये है क्या फैक्टर है क्या? नहीं, अगर सिर्फ डेल्टा एच नेगेटिव ही होता तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलता अपने को। तो सोचो ना, आइस वाटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? आइस स्पॉन्टेनियसली वाटर में कन्वर्ट हो रहा है जब एनर्जी ले रहा है वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में से ले रहा है। तो ये भी तो और एक फैक्टर कहीं ना कहीं निकलेगा, हम देखेंगे गाइस। अभी के लिए क्या देखो बेटा, फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अगर थोड़ा और एक लेवल में आगे आपको बताऊं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मैं आपको यहाँ पे ये रब करके बताऊं, लेट मी रब दिस फॉर यू अ बिट। ओके, मुझे एक बात बताओ, एक रिएक्शन है जिसका ये ग्राफ है। ओके, ये एनर्जी है, ये क्या है बेटा? ये एनर्जी है, राइट। मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, ये ग्राफ पता है आप लोग को, और फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है। अगर रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट में कम है तो एनर्जी बाहर निकल गया। यही तो कहता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है वो लॉस हो गया और प्रोडक्ट के पास कम बच गया। तो ऐसा केस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कैसा? ये ऐसा केस किसका होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक है आपके सामने है, आप एंडोथर्मिक है, मैं बता एंडोथर्मिक के लिए क्या होएगा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट के पास तो एनर्जी कम है, प्रोडक्ट के पास ज्यादा, ऐसे कैसे? इट कैन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएट नहीं हो सकता है, तो एनर्जी आया कहां से? बाहर से लिया गया। तो ये वाला जो एग्जांपल है, दिस इज व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन आप बोलोगे सर ग्राफ देख के पता कर सकते हैं क्या कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नहीं है? बेटा यस, लाइफ में सबको स्टेबल बनना है, एवरीवन, ये इट्स अ फैक्ट, सबको स्टेबल बनना है। स्टेबल कब बनते हैं? अकॉर्डिंग टू साइंस। स्टेबिलिटी मतलब क्या? जब एनर्जी कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबिलिटी है, और जहां अनस्टेबिलिटी है वो खुद से कुछ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। तो ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस की तरफ है। ओके, ये वाले केस में देखो रिएक्टेंट के पास पहले से कम एनर्जी है, वो स्टेबल है, हमेशा याद रखो बेटा, अकॉर्डिंग टू साइंस। ओके, व्हाट इज स्टेबिलिटी? हैविंग लेस एनर्जी। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो देखोगे ना, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो रिएक्ट करेगा खुद से। चलो खुद से रिएक्ट नहीं किया पर थोड़ा स्टार्ट दे दिया, खुद से आगे रिएक्शन कर लेगा। ये वाले केस में एनर्जी कितना कम है, इसको तो कंटिन्यूस एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज, ये बेसिस पे मैंने बोला कि एक्सोथर्मिक जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ये स्पॉन्टेनिटी का एक क्राइटेरिया है कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच इज व्हाट? पॉजिटिव, दैट इज वो एंडोथर्मिक होता है। पर मैंने आपको बोला ये अकेला क्राइटेरिया नहीं है, क्वाइट सिंपल। अच्छा, अगर ये थर्मोकेमिस्ट्री है, आप एक रिएक्शन देख लो बेटा, NaOH प्लस HCl gives you NaCl प्लस H2, और इसमें जो हीट रिलीज होता है बेटा, वो हीट रिलीज होता है अराउंड 30 किलो जूल्स पर मोल। ओके, अराउंड 30 किलो जूल्स पर मोल। अभी देखो ना, NaOH प्लस HCl जब वो खुद से रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2 मिलेगा, प्लस 30 किलो जूल्स ऑफ हीट मिल रहा है। ओके, हीट कौन से साइड लिखा है? हीट लिखा है प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो डेल्टा एच है वो है -30 किलो जूल्स या जूल्स पर मोल, जो भी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि एनर्जी 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 हमें मिल रहा है अगर प्रोडक्ट साइड पे है। ओके, इसका और एक मीनिंग आप ले सकते हो बेटा कि 1 मोल ऑफ NaOH जब 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना एनर्जी, 1 मोल NaOH और 1 मोल HCl रिएक्ट करेगा तो कितना एनर्जी मिलता है अपने को? 30 किलो जूल। ओके, ये सब 1 है, राइट? ये सब आगे क्या है बेटा? 1। इसका ये भी आप मीनिंग ले सकते हो, मतलब अगर हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड पे दिया है, वो भी पॉजिटिव दिया है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है। यही हीट एनर्जी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे दिया होता, +30 दिया होता, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्टेंट में, रिएक्शन में दे रहे एनर्जी। अगर ये साइड पे -30 होता तो -30 को इधर घुमा के लेके आ जाओ +30, मतलब वापस डेल्टा एच इज पॉजिटिव। मतलब एक क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे जो एनर्जी है, वो आप कैसे लिखोगे? डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी इज -30 किलो जूल्स पर मोल, जो भी है। तो ये दिस इज थर्मोकेमिस्ट्री, कि आपको रिएक्शन के साथ उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो भी आपको लिखना है। दिस इज व्हाट थर्मोकेमिस्ट्री इज। चलो लिख लो एक बार फटाफट, चलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एंथैल्पी चेंज बेटा, डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं बेटा? हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, डेल्टा एच देना पड़ता है, मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एनर्जी देना पड़ता है। एंड गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, डेल्टा एच इज नेगेटिव, हमें एनर्जी मिलता है, मतलब एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम या बाय द सिस्टम। क्वाइट सिंपल। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट अगर सॉलिड या लिक्विड साइड से है एंड प्रोडक्ट अगर गैसियस है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, अगर तुम्हारे पास 10 मिनट पहले रिवाइंड करके थोड़ा पीछे लेके जाओ, वापस जो मैंने बताया वो आप देख सकते हो। ओके, अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में है और आपका प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड है तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलता है। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया क्या है बेटा? एलोट्रॉपिक फॉर्म। कभी भी कोई भी दो एलोट्रॉप्स होते हैं उनका चेंज इन एंथैल्पी कभी भी सेम नहीं होता है। ओके, तीसरा क्या है बेटा हम लोग के पास? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट चेंज होगा तो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा।
बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अबाउट मिसिबिलिटी। बिकॉज अगर वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी है। अगर पोलर नॉन पोलर है, उनके बीच में मिक्सिंग नहीं है, सोल्युबिलिटी नहीं है, तो आप इजीली उसको अलग कर सकते हो या एंथैल्पी कम देना पड़ेगा। ये छोटा छोटा चीजें जो आपको पहले से पता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑफकोर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी करेगा, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर अगर एंथैल्पी पे कुछ ना कुछ फैक्टर अफेक्ट करेगा, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर तो वेरी सबसे पहले करेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन निकाल दो ना। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग चेंज इन एंथैल्पी, काउंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सिंपल बात है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज? और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को मैं लिखना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना लिख लो, डेल्टा एच नॉट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए उसके लिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर। क्वाइट सिंपल। अगर आप लोग सब कंडीशंस कांस्टेंट रखते हो, स्टैंडर्ड रखते हो, और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में इफ यू ट्राई टू फाइंड एंथैल्पी चेंज, तो आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस आप वर्ल्ड के कोई भी कोने में रख सकते हो, आपको वैल्यू सेम मिलेगा। क्वाइट सिंपल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात करें, बट अभी जो टॉपिक है अपना वो क्या है कि चलो अगर वेरिएशन था तो हम लोग ने फिजिकल वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख दिया, फिजिकल वेरिएबल्स को क्या कर दिया बेटा? हम लोग ने कांस्टेंट रख दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी क्या करेंगे? we'll try to find enthalpies of some compounds। ओके, थोड़े बहुत कंपाउंड्स है, उसके एंथैल्पी, दो एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और सेकंड है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये दो है। ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो नाउ फॉर फ्यू सब्सटेंसेस हम लोग क्या करते हैं जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 लेते हैं, थोड़े बहुत सब्सटेंसेस का। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, पूछेंगे आप, राइट? जो सब्सटेंसेस नेचर में पहले से अवेलेबल है, ओके, उसको बनाने के लिए हमें तो कोई एंथैल्पी लगाना नहीं पड़ता है, एंथैल्पी चेंज तो कुछ होता नहीं है। एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एग्जांपल बेटा, यू कैन टेक एग्जांपल, टेक डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2, ये क्या होएगा? 0। या स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ H2, ये क्या होएगा बेटा? 0। O2 क्या होएगा बेटा? 0। N2 क्या होएगा बेटा? आपको 0। ये सब सब्सटेंसेस क्या रहेगा बेटा? 0। कार्बन के केस में, कार्बन के केस में बेटा, और वो अगर ग्रेफाइट है तो वो क्या आएगा बेटा? 0। ओके, अच्छा, क्या डायमंड 0 होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेकेंड पॉइंट पढ़ते हो, एलोट्रॉप्स का एंथैल्पी कभी भी सेम नहीं होता है। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉप्स कभी भी सेम नहीं होता है। तो क्या कार्बन और अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ, कार्बन में ग्रेफाइट और डायमंड की बात करता हूँ, क्या दोनों सेम होगा क्या? नहीं बेटा, वो सेम नहीं हो सकता है। मतलब डायमंड तो बनता है ना, आप देखोगे ना कि डायमंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में डालोगे तब डायमंड बनता है। ओके, तो एलोट्रॉप्स में भी कैसा होता है? एलोट्रॉप्स, कोई भी दो एलोट्रॉप सेम नहीं होते हैं। मेरे पास और वैल्यूज है यहाँ पे, और किसका वैल्यू ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? हमारे पास वी हैव एसेट, जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एसेट जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये 0 है। अगर ये ऑर्थोरोम्बिक 0 है तो बाकी शेप 0 नहीं हो सकते। इन केस ऑफ P4, जो व्हाइट कलर का है, जो व्हाइट फॉस्फोरस है बेटा, उसका वैल्यू 0 है। ब्रोमीन Br2 वो 0 है। क्वाइट सिंपल। तो ये बेसिक बेसिक है जिसका जिसके जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब ये, इसके लिए हमें कोई एनर्जी लगाना नहीं पड़ता है, ना मिलता है, ये नेचर में पहले से है। तो इसका हम लोग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अच्छा, इसका 0 लेके करेंगे क्या? हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज करेंगे, कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वाइट सिंपल। तो ये है कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, तो इतना पहले इतना लिख लो। चलो, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? आपको नाम से तो समझेगा कि जितना भी एनर्जी लगेगा, रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, जो भी होएगा, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करने में क्या लिखा है बेटा? amount of heat absorbed or released when 1 mole of compound is formed by its constituent elements in free natural state। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? लुक एट, हमें बनाना है 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म करना है। 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म करना है, तो 1 मोल ऑफ H2O किसमें से फॉर्म होगा?
बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द फ्री नेचुरल स्टेट, दैट इज व्हाट इज H2O मेड अप ऑफ। यहाँ पे देखो ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये पॉइंट पे आपको फोकस करना है। अगला टॉपिक जो है हेस लॉ, वो भी इसी पे डिपेंड करेगा, आप ये चीज को कितना समझते हो। 1 मोल वाटर को प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे बेटा? 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से क्या प्रोड्यूस करना है? 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करना है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2, तो ये H2 हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन तो सिर्फ यहाँ पे कितना है? एक ही है। तो अगर तुम बैलेंस करने को गए तो ये O2 हो जाएगा, तो फिर ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करने को गए तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। हमें 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें 1 मोल ही चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको अगर 1 मोल रखने का है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हाफ O2 ले लेते हैं। वी टेक इट एज व्हाट बेटा? वी टेक इट एज व्हाट बेटा? हाफ O2। देखो यही इंपॉर्टेंट है, जितना भी एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स व्हाट बेटा? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, लेट अस टेक यस CO2। मुझे 1 मोल CO2 चाहिए, मुझे 1 मोल CO2 चाहिए, तो उसके लिए जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा, रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा। पर यहाँ पे 1 मोल CO2 के लिए क्या क्या है? यू हैव आइदर, दो ही चीज है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। क्वाइट सिंपल। अभी आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है या क्वेश्चंस के फॉर्म में क्या दिया जाता है? आपको बोला है वी हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आपको दिया है फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है बेटा आप लोगों को, और वाटर दिया है -200 किलो जूल्स। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सही तो है ही नहीं, करीब करीब भी ये सही नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट -200 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी is exchanged, या अभी माइनस है तो released, okay, released when 1 mole of water is formed, 1 mole of what beta? Water is formed from its constituent elements, from its what beta? Constituent elements। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो -200, क्या है बेटा? -200 किलो जूल्स पर मोल। समझ में आ रहा है? ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा? इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या बोला है? या तो ऐसा समझो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना बोला है बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको बोला है -200, ओके। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मुझे बताओ H2। ये तो नेचुरल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो इसका एंथैल्पी क्या होता है? 0। O2 इसका भी क्या होता है बेटा? 0। तो H3 -0 मतलब क्या? इन शॉर्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, enthalpy of formation of product is same as that of enthalpy of formation of sorry enthalpy of reaction। वापस लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। enthalpy of reaction, enthalpy of reaction is equal to enthalpy of formation of product, enthalpy of reaction is equal to enthalpy of formation of प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम लोग, ये प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट किसमें से बना रहे हैं? हम उसके एलिमेंटल फ्री नेचुरल स्टेट वाले कंस्टिट्यूएंट में से बना रहे हैं। ये सब तो 0 होता है, ये सब तो क्या होता है? इन सब का तो एंथैल्पी 0 होता है। तो जो भी रिएक्शन का एंथैल्पी मिलेगा अपने को वो प्रोडक्ट का ही होता है। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंड जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ओके, आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बोल सकता हूं मैं, कोई भी वैल्यू दे दिया है, टेक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया है इथाइन, आपको बोला है C2H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है समथिंग डेल्टा H, कुछ तो X दिया है, कुछ तो दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है, मतलब ये फॉर्म हुआ है। C2H2 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये C2H2 जो इथाइन है या एसिटाइलिन है, ये फॉर्म हुआ है, किसमें से हुआ है? फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। तो क्या है यहाँ पे? कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। अभी यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2C और 2H2।
मतलब अगर आपको सिर्फ बोला है यू हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, बट आपको उसका रिएक्शन नहीं दिया है, तो रिएक्शन निकालना कैसे है? अब देखो ये प्रोडक्ट में जो बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, बन रहा है, इसमें कौन से एलिमेंट है? सिर्फ दो ही एलिमेंट है, कार्बन है नाइट्रोजन, तो लिख लो। फिर देखो कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है, लिख लो। प्रोडक्ट 1 मोल ही होएगा, प्रोडक्ट 1 मोल ही रखने का अपने को, तो कैलकुलेशन वहां पे वैसे करना। Quite simple. This is called as enthalpy of formation of product, which is enthalpy of formation is equal to the enthalpy of the reaction, because जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो उसके एलिमेंटल फ्री नेचुरल स्टेट में से फॉर्म हो रहा है, और फ्री नेचुरल स्टेट में जो हमारे एंथैल्पी चेंज होता है उसको हमने पहले से ही जीरो लेके रखा है फॉर कंपैरिजन। क्वाइट सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो, और एक वे में क्या बोल सकते हैं बेटा? और एक वे में ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा नेगेटिव, ओके, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या? एनर्जी रिलीज हो रहा है, एंथैल्पी रिलीज हो रहा है, राइट? तो जितना ज्यादा एंथैल्पी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? कंपाउंड स्टेबल होगा। अभी यहाँ पे ये टॉपिक खत्म नहीं होता है, ऐसा भी लिख सकते हो कि अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिलीजिंग एनर्जी, अ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी निकाल रहा है, वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी देंगे और वो कंपाउंड फॉर्म होगा, वो अनस्टेबल है। जो कंपाउंड रिलीज कर रहा है एनर्जी, बिकॉज आपको पता है, अगर आपने केमिकल बॉन्ड वाला अगर चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को पता है, जब दो एटम्स पास में आते हैं, दो एटम्स जब पास में आते हैं, दोनों एटम्स में एनर्जी है, जब एनर्जी होता है तो बॉन्ड नहीं बन सकता है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी एकदम कम चाहिए, बिकॉज जो स्टेबल होते हैं वही बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, दो एटम्स है जिसको पास में आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जब वो लोग पास में आते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। कैसा रिपल्शन? एक एटम है, ये एक एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, इसका न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। सिर्फ एक ही अट्रैक्शन होता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को, बट रिपल्शन ज्यादा है। जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। जितना ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा, तो अभी ये जो बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बनेगा, उसमें एनर्जी कम होगा, तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो डेल्टा एच का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव, वो कंपाउंड उतना स्टेबल, या ऐसा बोल सकते हो कि अ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय रिलीजिंग ऑफ एनर्जी is more stable as compared to the compound which is formed by addition of energy। हमें एनर्जी देखिए, वो कंपाउंड बनेगा, कम स्टेबल है। क्वाइट सिंपल, यहाँ पे दो ये टॉपिक होता ही है। अच्छा, और एक चीज एक ले सकते हैं हम लोग बेटा, एक रिएक्शन है 2A plus 2B, 2A plus 2B forms 2C plus, बोल दो 3D, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट है बेटा। आप लोगों को कुछ ऐसा एग्जैक्ट पिन पॉइंट पकड़ने का नहीं है कि सर ये गलत है वो गलत है। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट? इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा? इट इज डेल्टा एच ऑफ सी या एच सी प्लस एच ऑफ डी, एंथैल्पी ऑफ डी, माइनस रिएक्टेंट क्या है? एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी। अभी क्या करेंगे, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, जितने नंबर ऑफ मोल्स है ये वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करने का। दिस इज 2 इंटू H3, दिस इज 3 इंटू, दिस इज 2 इंटू, एंड दिस इज 2 इंटू। यही सिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स में भी आपको एंथैल्पी, बिकॉज देखो अब तक आप लोगों ने जो भी देखा है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज फॉर 1 मोल, राइट? इट इज फॉर 1 मोल ना, तो पर यहाँ पे 1 मोल है क्या? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, राइट? अगर ये 2 मोल है तो जो भी एंथैल्पी जो भी आपको दिया जाएगा, स्टैंड या एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो भी दिया जाएगा, इट विल बी ओनली फॉर 1 मोल। आपको पकड़ के चलना है, आपको अज्यूम करके चलना है, अगर वैल्यू दिया है तो 1 मोल का दिया है। अगर यहाँ पे 2 मोल बन रहा है तो ये एंथैल्पी डबल करना अपना काम है। क्वाइट सिंपल। तो आपको यही समझाया जा रहा है कि यहाँ पे एंथैल्पी अगर 2 मोल, प्रोडक्ट अगर 2 मोल है, 3 मोल है, तो जितना भी प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज एंथैल्पी है वो 1 मोल का है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। पहले लिख लो इसको, आगे हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलो राइट दिस डाउन।
एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, दैट इज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus 2H2, और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है किसका किसका बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास CH4 का दिया है, इट इज -80 किलो जूल्स पर मोल। 2O2 ये तो अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। CO2 उसका दिया है -400 और H2O का कितना दिया है बेटा, -300। क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला एकदम सिंपल है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, CO2 प्लस 2H2O, तो CO2 का कितना है -400 प्लस 2 इंटू -300, 2 इंटू -300 माइनस रिएक्टेंट क्या क्या है, CH4 है, इसका तो 0 होता है, -80 माइनस -80 कितना हो जाएगा, +80। कर लो क्या है, 400 क्या है बेटा हमारे पास, -400, 2 इंटू -300 कितना हो गया, -400, ये कितना हो गया, -600, 1000, और ये 80 कितना आएगा बेटा, -920 किलो जूल्स पर मोल। ये सिंपल था, ये क्या था बेटा, ये बहुत सिंपल था तुम्हारे सामने, बट आपको सिर्फ एक है ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको बताया था। और कोई क्वेश्चन है, लेट मी चेक बेटा, और कोई क्वेश्चन है। कमिंग टू दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, एंथैल्पीज, जो हम देखते हैं एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हो गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एज द नेम सजेस्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। ये कंबशन में कभी एनर्जी ऑब्टेन नहीं होता है, मतलब ऐसा एब्जॉर्ब नहीं होता है बाय द सिस्टम, रिलीज होता है, राइट। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंबस्टेड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब पूरा कंबशन होना चाहिए, पूरा कंबशन। एग्जांपल देखो ना, वी हैव, और कितना होना चाहिए, 1 मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखो। फॉर एग्जांपल CH4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये जब बर्न होगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2, क्वाइट सिंपल। तो ये कितना है, 1 मोल है। फॉर एग्जांपल इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है डेल्टा H, ये रहेगा मेरे हिसाब से -900 किलो जूल पर मोल। कितना, -900 किलो जूल, मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीथेन, मीथेन 1 मोल है, मतलब क्या, 16 ग्राम्स। इट मीन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन जब बर्न होगा, कितना, 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब बर्न होगा, तो आपको -900 किलो जूल्स एनर्जी मिलेगा, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा। दिस इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का अगर वैल्यू दिया है, तो आप जो फॉर्म हो रहा है उसको प्रोडक्ट साइड पे लिखोगे, और उसके एलिमेंटल स्टेट में आगे आप लोग क्या लिखोगे, जो जो एलिमेंट्स है वो रिएक्शन आप बना सकते हो, राइट। आपने पहला वीडियो 10 मिनट पीछे कर दो, आपको पता चल जाएगा। कंबशन में बोला है, आपको बोला है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, आपको एग्जांपल बोला है कि हमें दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, आपको वैल्यू दिया है, यू हैव डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आपको वैल्यू दिया है -80 किलो जूल्स। कितना दिया, -80 किलो जूल्स। अच्छा, तो इसका रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन कंबस्ट हो रहा है, उसको रिएक्टेंट साइड पे लिखो। ओके, और जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाएगा, 1 मोल का दिया जाएगा, तो कार्बन भी आपको 1 मोल ही लेना पड़ेगा, राइट, प्लस O2 गिव्स यू CO2। तो आपको अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया है, तो ये आगे का रिएक्शन खुद से निकालने का है, आगे का रिएक्शन क्या करना है बेटा, खुद से निकालने का है। जबकि पहले वाला जो था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट का मिलता था, किसका मिलता था बेटा, प्रोडक्ट का मिलता था। तो आगे का रिएक्शन, ये रिएक्शन खुद से निकालना था, मतलब पहले का रिएक्शन निकालना था। ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे ना, जब ये कहां पे देखेंगे, हम हेस लॉ में देखेंगे, जो अगला टॉपिक है अपना, बहुत इन डेप्थ विद डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको सिखाऊंगा। बट अभी के लिए कम टू द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन सिखाते सिखाते देयर इज वन मोर थिंग बेटा, जो आपको सिखाने का है। जैसे मैंने आपको बोला ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is what, it is the enthalpy of reaction, वैसे ही enthalpy of combustion is also the enthalpy of reaction। ये लिख के ले लो, enthalpy of combustion is enthalpy of reaction। जो भी रिएक्शन का एंथैल्पी होगा वही कंबशन का एंथैल्पी होगा, वही कंबशन का क्या होगा बेटा, एंथैल्पी होगा।
तो पता नहीं कि क्या बात है यहाँ पे आप लोग को बेटा। लेट अस डू वन थिंग, एक स्टेप आगे जाते हैं। लेट अस फाइंड समथिंग कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। पहले इतना लिख लो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक टॉपिक हमेशा आता है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इट बेसिकली इट मींस व्हिच फ्यूल इज अ बेटर फ्यूल। कौन सा फ्यूल ज्यादा बेटर है। ओके इसका कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। यू हैव मीथेन। जब 1 मोल मीथेन बर्न होता है ऑफ मीथेन, जब 1 मोल मीथेन बर्न होता है -900 किलो जूल्स एनर्जी मिलता है 1 मोल मीथेन में। एंड दूसरा है बात, ये मीथेन की बात कर रहे हैं राइट। अच्छा एंड 1 मोल जब ब्यूटेन बर्न होगा, ब्यूटेन इज व्हाट C4H10, तो कितना एनर्जी मिलेगा फॉर एग्जांपल -3000 किलो जूल्स एनर्जी अपने को मिलेगा। ओके अभी आप बताओ, देखने से तो क्या लगता है कि 1 मोल मीथेन में से सिर्फ -900 एंड 1 मोल ब्यूटेन में से -3000, मतलब ब्यूटेन ज्यादा अच्छा फ्यूल होना चाहिए। बट ये क्या, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। आप दुकान में जाते हो, क्या 1 मोल फ्यूल मांगते हो क्या? पेट्रोल पंप पे जाओगे, भैया 1 मोल फ्यूल भर के दे दो, 1 मोल मांगते हो क्या तुम लोग? नहीं, आप ग्राम्स में मांगते हो। तो आपको पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इज मीथेन 1 मोल, इट इज 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन गिव्स यू -900 किलो जूल्स एनर्जी। तो 1 ग्राम कितना देगा, -900 अपॉन 16, कितना भी आएगा अप्रोक्स 56.2 वैल्यू आएगा। मतलब 1 ग्राम मीथेन 56.2 किलो जूल्स देता है 1 ग्राम। चलो ब्यूटेन पे आ जाओ, व्हाट इज ब्यूटेन, C4H10, 412 48 प्लस 10 58। ओके तो 58 ग्राम्स अगर ब्यूटेन अपने को -3000 दे रहा है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 58 को क्या लेंगे, 60 ले लेंगे। ओके तो 1 ग्राम कितना देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -3000 अपॉन 60। मैंने 58 ग्राम्स को राउंड ऑफ करके 60 लिख दिया। तो ये ऐसा करेंगे ना तो 1 जा ये कट हो जाएगा, कितना मिलेगा -50 किलो जूल्स। आप देखोगे ना क्या हो रहा है, आप देखो क्या हो रहा है बेटा, मीथेन में से 1 ग्राम मीथेन में से -56.2, कितना बेटा -56.2, और 1 ग्राम ब्यूटेन में से सिर्फ -50। तो पर ग्राम, बिकॉज आप मार्केट में आप जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो इंटरैक्शंस करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो जो भी फ्यूल के साथ, वो ग्राम्स में है, लीटर्स में, नॉर्मल वैल्यूज में है। तो नॉर्मल वैल्यू में अगर आप करते हो तो आपको पता तो चलना चाहिए कि कौन सा फ्यूल पर ग्राम ज्यादा अच्छा है। तो देखो आप मीथेन ज्यादा अच्छा है। तो इन शॉर्ट क्या है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन मोलार मास, अपॉन व्हाट बेटा, मोलार मास। इसी को क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहेंगे बेटा इसको, कैलोरीफिक वैल्यू। क्वाइट सिंपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सिखाने लायक, समझाने लायक बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेंगे एक दो फटाफट। ओके सिखाने लायक और कुछ मेरे पास है नहीं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ, अच्छा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में इन डेप्थ करना है आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको पता है कि इट इज फॉर द नॉमिनल फी, जो आपको पे करना है, इट इज जस्ट 1000 रुपीज पूरे साल का। टॉपिक वाइज जो भी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चंस है, वो आपके सामने वीडियो के फॉर्म में रखे जाएंगे। ओके तो इससे क्या हो जाएगा कि एक टॉपिक पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका एक बार भी अगर मैं आपको सिखा देता हूं तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो बिना रुके। ओके तो ये जो फैसिलिटी है आपके लिए बेटा, प्लीज पूरा फायदा उठाओ इसका। ओके फीस एकदम नॉमिनल है, विच इज जस्ट 1000 रुपीज पूरे साल का, जितने भी वीडियोस आएंगे। बाकी ये वीडियोस तो कंसेप्ट और सोल्यूशंस वाले वीडियोस जो है, एनसीईआरटी सोल्यूशन है या बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है बोर्ड्स के रिलेटेड, वो तो आपको ऑल द ईयर फ्री मिलने वाले हैं। क्वाइट सिंपल, पहले इतना लिख लो, हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो ओके एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करना मेरा मेन इंटेंशन नहीं है। क्वाइट सिंपल, क्या बोला है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व बाय बर्निंग ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन, 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है, तुम्हें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आप जो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हो, वो मोल में कन्वर्ट करते हो। आपको पता है 1 मोल जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मोल मीथेन है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, मीथेन का इसका आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जाएगा या एंथैल्पी चेंज दिया जाएगा। तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा आप बोलोगे वो 1 मोल मीथेन का है, वो 1 मोल मीथेन ऑफ कंबशन है। नाउ व्हाट इज 1 मोल मीथेन? इट इज 16 ग्राम्स बोल सकते हैं। आपको पता है 1 मोल at 1 mole is how much? 1 mole occupies how much volume beta? 1 mole gas occupies how much volume? It is 22.4 liters volume. कितना? 22.4 liters। जो भी अपना वैल्यू आएगा हीट ऑफ कंबशन वो यहाँ पे लिखोगे। अगर 1 मोल दैट इज 22.4 लीटर्स उसको अगर कंबस्ट करता है, एनर्जी देता है 1 मोल मतलब 22.4 लीटर्स इतना देता है, तो व्हाट इज 1 मीटर क्यूब? व्हाट इज 1 मीटर क्यूब? आपको क्या करना है बेटा? 1 मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, ये बेसिक मैथ्स है। व्हाट इज 1 मीटर क्यूब? इट इज वॉल्यूम। तो अगर इतने वॉल्यूम में इतना एनर्जी है तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, आपको क्या करना है? बेसिक कन्वर्जन करना है। क्वाइट सिंपल गाइस। ये जो टॉपिक है बेटा दैट इज एंथैल्पी चेंज। चालू कहां से किया बेटा हम लोग ने? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, या जिसमें हम लोग ने देखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एक एक करके। फिर फैक्टर्स ऑन विच एंथैल्पी डिपेंड्स, वो भी फैक्टर्स देखे हम लोग ने। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखा हम लोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन फॉर्म कैसे करते हैं वो भी देखा। अगर फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है CO2 का, तो CO2 प्रोडक्ट साइड पे लिख लो और उसको रिएक्टेंट्स क्या लिखेंगे? उसके फ्री नेचुरल एलिमेंटल स्टेट्स लिखेंगे। जैसे CO2 में C और O, तो फिर बैलेंस करेंगे। सेम गोज विद कंबशन। ये हम लोग अगला टॉपिक जो है हेस लॉ, इसमें पूरा का पूरा अप्लाई होगा। क्वाइट सिंपल। तो वर्क हार्ड बेटा, स्टे सेफ एंड कीप योर फोकस।